प्रदेश के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और दयालु था। कुछ साल पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। रामू का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसके दिल में दूसरों के लिए अपार प्रेम और दया थी। रामू का रोजमर्रा का काम लकड़ियां काटता था, जिससे वह अपना गुजारा करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तो उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा। मर गया, अरे मर गया, अरे बचाओ, कोई है, अरे बचाओ, मर गया, अरे मर गया। वहां एक छोटा सा बंदर घायल अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। बंदर को गहरी चोट लगी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। रामू ने उस बंदर से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो। मासूम छोटा बंदर कुछ नहीं बोला, वह केवल दर्द से तड़प रहा था। लगता है किसी शिकारी ने इसका शिकार किया है और ये अपनी जान बचाने यहाँ आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रामू ने दिलासा दिया, लेकिन बंदर उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहा। छोटे बंदर, मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। तुम क्या गूंगे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। रामू छोटे बंदर को लेकर वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी, यह बंदर बहुत घायल है, कृपया इसका इलाज कर दीजिए। वैद्य जी बोले, रामू, ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? लोग मेरे पास इंसानों का इलाज कराने आते हैं और तुम एक बंदर को ले आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस बंदर के इलाज में लगानी चाहिए। नहीं वैद्य जी, जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन जानवरों को भी होता है। कृपया इसकी मदद कीजिए वैद्य जी। मेरे पैसों का मोल इस बंदर की जान से बढ़कर नहीं है। रामू की दया और जिद के आगे वैद्य जी ने हार मान ली। अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवाइयां लगाकर उसकी पट्टी बांधते हैं। देखो रामू, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने रामू को हिदायत दी कि उसे बंदर का बहुत ख्याल रखना होगा। रामू छोटे बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर रामू के पास लेटा रहता है। रामू कहता है, छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटू बुलाऊंगा। इतना कहकर रामू छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटू देखो, मैं तुम्हारे लिए केले लाया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बंदरों को केले बहुत पसंद होते हैं। अब जल्दी से उठो और ये सारे केले खाकर खत्म करो। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। रामू अपने हाथ से केले के छिलके को उतारता है और केले के छोटे छोटे टुकड़े उस छोटे बंदर के मुंह में डालने लगता है। छोटू धीरे धीरे आराम से केले के टुकड़े खाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और रामू उसी तरह छोटे बंदर की सेवा करता रहता है। रामू की देखभाल और प्यार से छोटू अब पहले से बहुत बेहतर महसूस करता है। उसकी चोटें भी भरने लगी हैं। एक दिन जब रामू जंगल से लौटता है तो देखता है कि छोटू अपने छोटे छोटे पंजों से उसके लिए एक आम के पेड़ से पका हुआ आम तोड़ लाया है। रामू खुशी से चिल्लाता है, वाह छोटू, तुम तो अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। एक दिन रामू उसे जंगल की ओर ले जाता है। और कहता है, ये लो,
छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। रामू की ये बात सुनकर छोटा बंदर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। रामू उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। लेकिन बंदर उसकी गोद में चिपका रहता है। रामू परेशान होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। ठीक है छोटे बंदर, अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो चलो घर चलते हैं। रामू बंदर को अपने घर वापस ले आता है और फिर वे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर रामू के हर काम में उसका हाथ बटाता है। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रामू नम्रता से जवाब देता है, मैं रामू हूं और यहाँ लकड़ी काटने आया हूं। वो आदमी घूरते हुए कहता है, पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ रोज आता हूँ। रामू ने शांति से उत्तर दिया, हो सकता है आप और मैं रोज अलग अलग समय पर लकड़ी काटने आते हों, इसलिए हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। आप चिंता मत करें, मैं सिर्फ अपनी जरूरत भर की लकड़ी ही काटूंगा। आदमी गुस्से में कहता है, तुमसे कहा ना, इस जंगल में लकड़ी काटने कोशिश भी मत करना। अगर आज के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखे तो तुम्हें जान से मर दूंगा। रामू गरीब होने के साथ ही बहुत सीधा साधा था। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर की राह पकड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि छोटा बंदर उसकी राह देख रहा है। रामू उदास होकर बोला, छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्च उठा सकूं। कुछ देर बाद रामू फिर से छोटे बंदर से कहता है, छोटे बंदर, मैं सोच रहा हूं कि हमें यहां से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। रामू यह कहकर छोटे बंदर को अपने साथ ले जाता है। चलते चलते वे दोनों जंगल की ओर पहुंचते हैं। तभी अचानक छोटा बंदर रामू का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। रामू हैरानी से पूछता है, छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे बार बार क्यों खींच रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं देखता हूँ, शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कोई फल मिल जाए। रामू यह कहकर छोटे बंदर को साथ लेकर जंगल में फलों की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन चारों ओर सिर्फ सूखे पेड़ ही दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद रामू थक कर बैठ जाता है और छोटे बंदर से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कोई फल नहीं दिख रहा। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वे दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं और चलते चलते दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो शाम होने को आई थी, लेकिन रामू को अभी तक छोटे बंदर के लिए कोई खाना नहीं मिला। रामू छोटे बंदर से कह ही रहा था, तभी उसने देखा कि पीछे से उस राज्य के राजा आते दिखाई दे रहे हैं। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, असल में मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। राजा बोले, अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू बोला, महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं एक लकड़हारा हूँ, मगर मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। राजा ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के सामने वाली नदी और उसके पास के झरने की साफ सफाई करो, तो बदले में मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह दूंगा। क्या तुम यह काम करना चाहोगे? रामू राजा की यह बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, अरे रामू, कोई बात नहीं। तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो, हमारे मेहमान हो, इस नाते तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा यह कहकर अपने महल की ओर लौट जाते हैं।
रामू और छोटा बंदर भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ते हैं। अब रामू के सामने एक नया जीवन और नई उम्मीदें थीं। छोटा बंदर भी खुश था क्योंकि उसे अब अपने प्यारे दोस्त के साथ एक सुरक्षित और सुखद भविष्य दिखाई दे रहा था। दिन गुजरते जाते हैं। रामू सारा दिन महल के 5 झरनों और नदी की सफाई करता है। उसके साथ छोटा बंदर भी उसके छोटे छोटे कामों में मदद करता है। रामू की मेहनत और ईमानदारी देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा का मंत्री अपने काम में हेराफेरी करता था, इसलिए वो रामू से चिढ़ने लगता है। ये रामू तो बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। अगर इसी तरह अच्छा काम करता रहा तो ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा। इसका जल्दी से कुछ ना किया तो मुझे यहाँ से जाना पड़ जाएगा। एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। राजा चिंतित होकर पूछते हैं, कैसी बुरी खबर मंत्री जी? मंत्री जी गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज, महल में जो कीमती खजाना रखा था वह चोरी हो गया है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। वह तुरंत महल के सभी नौकरों को अपने पास बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से ही किसी ने मेरे खजाने की चोरी की है। जिसने भी यह काम किया है वह सामने आ जाए और सच बता दे। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे माफ कर दूंगा, साथ ही कुछ इनाम भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा करूंगा। राजा एक एक नौकर से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि यह काम हमारे राज्य के किसी नौकर का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य से आए रामू का है। राजा थोड़े संशय में पड़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता मंत्री जी कि रामू ऐसी हरकत करेगा। वह तो मुझे बहुत ही सीधा और ईमानदार लगता है। मंत्री जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। लेकिन महाराज, मुझे तो यही लगता है। राजा ने सवाल किया। मंत्री जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मंत्री जी बोले, क्योंकि रामू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो महल के अंदर और बाहर आसानी से आ जा सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें रामू की तलाशी लेनी चाहिए। राजा गंभीरता से कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, चलिए, जहां रामू रहता है हम सब वहीं चलते हैं। राजा, मंत्री और सिपाही रामू के पास पहुंचते हैं। मंत्री ने कड़े स्वर में कहते हैं, रामू, जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। अब सच सच बताओ, तुमने महाराज का खजाना कहाँ छुपाया है? रामू घबरा कर कहता है, महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। वह रामू की झोपड़ी से सोने के सिक्के निकालते हैं और राजा को दिखाते हैं। मंत्री जी तंज कसते हुए बोले, तो फिर ये क्या है? महाराज, ये वही सिक्के हैं जो आपके खजाने में हुआ करते थे। राजा सोने के सिक्कों को देखकर क्रोध में लाल हो जाते हैं। वह रामू से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझे यह सिला दिया। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा के लिए मेरे महल में कैद रहोगे। राजा यह कहकर अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं, रामू को कैद में डाल दो। रामू रोता गिड़गिड़ाता है, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन राजा उसकी एक न सुनते और सिपाही उसे घसीटते हुए काल कोठरी में डाल देते हैं। छोटा बंदर अपने दोस्त की यह हालत देख उदास होकर कोठरी के पास बैठ जाता है। कई दिनों तक रामू को कैद में रखा जाता है और उससे लगातार पूछताछ की जाती है, मगर रामू अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालता। मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, रामू को कैद किए हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उसने अब तक खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सारा खजाना वापस मिल जाए? राजा चिंता में कहते हैं, सच में मंत्री जी, यह बहुत बड़ी समस्या है। मंत्री जी सुझाव देते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि रामू ने वह सारा खजाना अपने राज्य के राजा के पास भेज दिया है। अभी राजा और मंत्री जी ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहां रामू का छोटा बंदर आ जाता है
और हाथ जोड़कर कहता है। प्रणाम महाराज। राजा उसे देखते ही कहते हैं। अरे तुम तो वही बंदर हो ना जो हर समय रामू के साथ रहता है। जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा। मगर मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं सुना। जी महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। बंदर विनम्रता से कहता है। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है और किसने उसे चुराया है। राजा हैरान होकर बोले। अच्छा, तो बताओ फिर मेरा खजाना कहाँ है? बंदर ने गंभीर स्वर में कहा। महाराज, महल के पीछे जो पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वह खजाना उसी गुफा में छुपाया गया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन ये काम आखिर किसने किया? बंदर ने शांतिपूर्वक कहा। महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि आपके खजाने को किसने चुराया है। राजा थोड़े सोच में पड़ते हुए बोले। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी रामू को अपनी कैद से आजाद करना होगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। जी हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, और यकीन मानिए जब आपको सच पता चलेगा तब आप भी यही करेंगे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। रामू को तुरंत आजाद करो। सिपाही रामू को कैद से बाहर निकाल लाते हैं। राजा रामू से कहते हैं। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब ये बंदर हमें सब सच बताएगा। बंदर राजा को बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका खजाना उस पर्वत के नीचे है और उसे चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके मंत्री जी है। मंत्री जी चौंक कर बोले। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? इतने सालों में क्या कभी मैंने आपके साथ बेईमानी की है? राजा को संशय होता है। मूर्ख बंदर, तुम हमारे मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बंदर ने शांत रहते हुए कहा। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम सब उस पर्वत की तरफ चलेंगे। सब लोग पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। छोटा बंदर सबको उस गुफा में ले जाता है और वहां छुपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। राजा हैरान रह जाते हैं। मंत्री जी, आपने मेरा खजाना चुराया, मगर क्यों? मंत्री जी घबराकर बोले। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। मैंने खजाना नहीं चुराया। ये सब रामू और इस बंदर की साजिश है। राजा का क्रोध उबाल पर आ जाता है। मंत्री जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे, लेकिन अब इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। राजा सख्त लहजे में कहते हैं। आपकी सजा यही है कि आप रामू की जगह महल में कैद रहेंगे और आपकी जगह रामू का नया मंत्री बनेगा। मंत्री जी को सजा सुनाने के बाद राजा रामू से कहते हैं। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह सजा दी। रामू विनम्रता से कहता है। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगे, ये आपकी भूल नहीं थी। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं। रामू, तुम्हारा ये छोटा बंदर बहुत समझदार है और तुम्हारा बेहद वफादार साथी है। अगर आज यह न होता तो सच में हम तुम्हें हमेशा के लिए कैद में रखते। रामू प्यार से छोटे बंदर को देखता है। जी महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरा यह छोटा साथी मेरा वफादार है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह बोल भी सकता है। राजा हंसते हुए पूछते हैं। वैसे छोटे बंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब मंत्री जी ने किया है? बंदर ने बताया। जब आप रामू को सजा देने के लिए ले जा रहे थे, तब मुझे एक सोने का सिक्का मंत्री जी के पास से गिरा हुआ मिला। उसी दिन से मैंने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और जैसे ही मुझे खजाने का पता चला, मैंने तुरंत आपको आकर बता दिया। राजा प्रशंसा करते हुए बोले।
शाबाश छोटे बंदर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। रामू अपने छोटे बंदर को गले लगाते हुए कहता है, शुक्रिया मेरे छोटे बंदर, मैं तुम्हारी वफादारी को सलाम करता हूँ। छोटा बंदर मुस्कुराते हुए रामू के गले लग जाता है। पूरा महल तालियों की गूंज से भर उठता है और सभी रामू और उसके छोटे वफादार साथी की प्रशंसा करते हैं। गांव के लोग भी अब छोटे बंदर को पहचानने लगे थे। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसे प्रेम से फल और भोजन देते। छोटा बंदर गांव का प्रिय बन गया था।